नमस्कार दोस्तों। स्टोरी शॉर्ट पर आप सभी का स्वागत है। और जिन प्यारे लिसनर ने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं, उनके नाम इस कहानी के अंत में लिए जाएंगे। और आज हम आपको ले जाने वाले हैं पुराने ब्रिटिश भारत के एक ऐसे जंगल में जहां डर, श्रद्धा और रहस्य तीनों एक साथ बसते थे। साल था 1933। जगह थी मद्रास प्रेसिडेंसी का नीलगिरी जिला, आज का तमिलनाडु राज्य। और इसी इलाके में प्रसिद्ध शिकारी और लेखक केनेथ एंडरसन जी एक अजीब और खौफनाक खबर की जांच करने पहुंचे थे। खबर यह थी कि नीलगिरी के एक केले के बागान में एक साधु रहता है जो दावा करता है कि वह इंसान नहीं बल्कि एक बाघ है। उस केले के बागान का नाम था वल्लाई थोथू, और उस रहस्यमय व्यक्ति को लोग कहते थे स्वामी ऑफ वल्लाई थोथू। यही नाम बाद में केनेथ एंडरसन जी की प्रसिद्ध किताब द टाइगर ऑफ मैसूर में एक पूरी कहानी बना। नीलगिरी की घनी पहाड़ियों में जहां रात होते ही दीपक जलता था और जंगल सांस रोक लेता था, तब कोई धीमे, बहुत धीमे कदमों से केले के बागान के बीच से गुजरता था। कुछ लोग कहते थे वह साधु है, कुछ कहते थे वह देवता है। लेकिन केनेथ एंडरसन जी जानना चाहते थे सच्चाई क्या है। स्वामी ऑफ वलैथोथु वह इंसान था या सच में एक आदमखोर बाघ? और जिसने भी उस रहस्य के बहुत करीब जाने की कोशिश की, वह कभी वापस नहीं लौटा। अगर आप केनेथ एंडरसन जी की सच्ची जंगल कहानियां, असली आदमखोर बाघों के किस्से और पुराने ब्रिटिश भारत के रहस्यमय शिकार सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करिए और स्वामी ऑफ वलैथोथु की पूरी कहानी मिस मत कीजिए, क्योंकि यह कहानी केनेथ एंडरसन जी की किताब दिस इज द जंगल में से ली गई है। नाम है स्वामी ऑफ वलैथोथु, भाग पहला। चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। आप में से अधिकांश लोग जो इन कहानियों को पढ़ते हैं और भारत जा चुके हैं, जानते होंगे कि तमिल शब्द स्वामी, जो ब्रह्मांड के सर्वोच्च सत्ता के रूप में ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव व्यक्त करता है, हिंदू धर्म के अनेक देवताओं के लिए प्रयोग किया जाता है और साथ ही किसी पवित्र या धर्मनिष्ठ व्यक्ति का वर्णन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। बोलचाल की भाषा में यह केवल एक सम्मानित सज्जन के प्रति सम्मान का प्रतीक है। वलाइथोथु उसी भाषा का एक और शब्द है, और इस कहानी के संदर्भ में इसका अर्थ केले का बागान है। लेकिन वलाइथोथु के स्वामी न तो देवता थे और न ही केले के बागान में रहने वाले मनुष्य। वे नीलगिरी पर्वतमाला की तलहटी में रहने वाला एक बाघ थे, जो उटाकामन से महज 12 मील दूर स्थित केले के विशाल बाग के किनारे से गुजरने वाली सड़क, आग से बचाव के लिए बनाई गई कतारों और जंगल की धारा में घूमते रहते थे। इस अनुपयुक्त से प्रतीत होने वाले नाम पर उनका दावा लगभग 1 दशक पहले शुरू हुई, विचित्र और स्पष्ट रूप से असंबंधित परिस्थितियों की एक श्रृंखला के माध्यम से सामने आया, क्योंकि उसी समय एक साधु या फकीर एक संध्या सड़क पर घूमते हुए आए और घास की झोपड़ी में पहुंचे जिसमें आश्रय उन्होंने बताया कि वे भारत में पैदल यात्रा पर हैं, जहां केले के बागान का मालिक रहता है। उन्होंने दावा किया कि उनकी यात्रा बर्फ की भूमि हिमालय से शुरू हुई है और प्रायद्वीप के सबसे दक्षिणी छोर पर समाप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि वे नीलगिरी पर्वतमाला पर चढ़कर उटाकामन जाने से पहले 1-2 दिन आराम करेंगे। कंथा नाम का केला उत्पादक अत्यंत सम्मानित और प्रसन्न था। उसने सोचा कि इस संत के आगमन से उसे और उसके बागान को सौभाग्य और भरपूर समृद्धि प्राप्त होगी। उसने फकीर से कम 1 सप्ताह रुकने का सुझाव दिया, ताकि आगे आने वाली खड़ी घाट की चढ़ाई शुरू करने से पहले वह अपने थके हुए शरीर को आराम दे सके। उसने अपने आगंतुक को स्वादिष्ट केलों से भरी एक बड़ी थाली भेंट की, जिस पर गाढ़ी ताजी मलाई लगी थी और खूब सारी चीनी छिड़की हुई थी। घुमंतु संत को फल और मलाई इतनी पसंद आई कि वे न केवल 1 सप्ताह के लिए बल्कि उसके बाद भी कई सप्ताहों तक वहीं रुके रहे। संक्षेप में वे स्थायी निवासी बन गए और केले के किसान को आशीर्वाद और भरपूर फसल देने का वादा किया, बशर्ते उनके लिए एक सुंदर झोपड़ी बनाई जाए और केले, मलाई और चीनी उनके दैनिक भोजन का नियमित हिस्सा बन जाए।
जो हर सुबह ताजा परोसे जाए। मालिक प्रतिशोध के डर से सहमत हो गया और साधु अपनी नई घास की झोपड़ी में आराम, ध्यान और ताजे फल और मलाई के साथ जीवन व्यतीत करने लगा। बागान में काम कर रहे कुछ इरिला कबीले के लोगों को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि नवागंतुक साधु एक विचित्र व्यक्ति थे। शाम का भोजन पकाने और खाने के बाद वे जल्दी ही अपनी झोपड़ी में चले जाते थे और उनके निवास की दीवारों को बनाने वाले बांसों के बीच से दिखाई देने वाली तेल के दीपक की हल्की टिमटिमाती लौ देर रात तक और कभी-कभी पूरी रात जलती रहती थी। एक बार जब उस साधु को अंदर जाते हुए देखा गया तो जिज्ञासु आदमी चुपके से उसके पास पहुंच गया। दीवारों को घेर कर जिज्ञासु आदमी ने उत्सुकता से एक छेद से अंदर झांकने की कोशिश की कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन झोपड़ी खाली थी। इसके बाद जिज्ञासु आदमी ने यह मानकर कि फकीर चुपके से फिर बाहर चला गया होगा, केले के पौधों की टहनियां उगाते हुए उसे रंगे हाथों पकड़ने की उम्मीद में और उसके लौटने पर सुरक्षित दूरी पर छिपकर जल्दी से जमीन पर घनी तरह से बैठे लोगों के बीच छिप गए ताकि फकीर के आने का इंतजार कर सकें और उसे देख सके। कुछ मिनट बीत गए और फिर साधु की कुटिया के ठीक बाहर जंगल में एक बाघ ने जोर से दहाड़ मारी। पहरेदार भयभीत होकर उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की ओर भागने लगा, लेकिन डर के मारे वह मुड़ गया। उसे उम्मीद थी कि बाघ उसका पीछा करते हुए केले के बागानों और जंगल को अलग करने वाले छोटे से खुले मैदान को पार कर रहा होगा। लेकिन जिज्ञासु आदमी को घोर आश्चर्य हुआ जब उसने साधु को उसी दिशा से निडरता से आगे बढ़ते हुए देखा जहां से बाघ दहाड़ रहा था, और फिर ठंडी खाइयों की ओर तेजी से लौटते हुए। जिज्ञासु आदमी ने अपनी कहानी सुनाई। इरिला जनजाति ने सोचा, ये किस तरह का आदमी है जो रात ढलने पर बाघों के साथ रहता था। इसके बाद उन्होंने देखा कि रात में साधु की कुटिया के आसपास और वास्तव में पूरे बागान में एक बाघ बार बार दहाड़ता था। उसकी दहाड़ की ध्वनि से स्पष्ट था कि वह नर बाघ था। आसपास के जंगल में अन्य बाघ भी बड़ी संख्या में थे, नर और मादा दोनों, और उनकी दहाड़े भी कभी कभार ही सुनाई देती थी, आमतौर पर दूर से। लेकिन यह विशेष जानवर स्पष्ट रूप से इस क्षेत्र में नया था और ऐसा प्रतीत होता था कि उसने केले के बागान की सीमा से ठीक परे जंगल में अपना ठिकाना बना लिया था। सुबह अक्सर उसके ताजे पद चिन्ह मिलते थे। वे हर जगह थे, उटाकामन से नीचे आने वाली सड़क पर और उसके किनारे, बागान के चारों ओर एक मोटे आयताकार आकार में फैले खुले मैदान में भी मिलते जो इसे बागान से अलग करता था। जंगल में, यहां तक कि केले के पेड़ों के बीच नम मिट्टी में भी और अक्सर फकीर की झोपड़ी के आसपास भी बाघ लगभग हर रात, विशेषकर अमावस्या के अवसर पर, दहाड़ता था और लोग अंधेरा होने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते थे। लेकिन बाघ की निकट और निरंतर उपस्थिति के इन सभी प्रमाणों के बावजूद दिन के समय किसी ने भी उसे कभी नहीं देखा था। उस समय जंगल मजदूरों से भरा हुआ था। कुछ इमली के पेड़ तोड़ रहे थे, कुछ सड़क मरम्मत का काम कर रहे थे। मजदूरों के अलावा पूरे क्षेत्र में फैले विभिन्न पशुपालकों के बाड़ों में कई इरिला चरवाहे भी थे, जो उटाकामुंड में रहने वाले धनी बड़ागा जमींदारों के मवेशियों और भैंसों के बड़े झुंडों को चराने का काम करते थे। इन जमींदारों ने चराई के लाइसेंस खरीद लिए थे और अपने झुंडों को आसान और किफायती चारे के लिए जंगल में भेज दिया था। ये मजदूर दिन भर जानवरों के साथ रहते थे और उन्हें नीलगिरी की तलहटी में फैली हरी भरी भाला घास और बाइसन घास में चराते थे। चारों ओर उन्हें उस अकेले नर बाघ के विशाल तश्तरी के आकार के पदचिह्न दिखाई देते थे, जो लगभग हर रात जोर जोर से दहाड़ता था, और वे हर दिन अपने झुंडों पर हमले के डर में जीते थे, जो उन्हें पता था कि निकट भविष्य में कभी भी हो सकता है। लेकिन हमला नहीं हुआ, कम से कम दिन के उजाले में तो बिल्कुल नहीं, जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी जब मवेशी जंगल में होते हैं, क्योंकि उस समय वे सबसे ज्यादा सुरक्षित होते हैं, झाड़ियों, घास, पेड़ों और बांसों के घने जंगल में बिखरे हुए। इसके बजाय
बाघ ने उन्हें मारने का कठिन रास्ता चुना। उसने ऐसा रात में किया जब वे अपने बाड़ों में सुरक्षित माने जाते थे। इन बाड़ों की दीवारें जमीन में गाड़े गए लकड़ी के खंभों की एक घनी पंक्ति से बनी थी, जो लगभग 5 फीट की ऊंचाई तक जमीन के ऊपर खड़ी थी और बाहर की तरफ जंगल से काटे गए कांटों के बंडलों से मजबूत की गई थी। एक सुबह इरिला जनजाति के बूदिया ने देखा कि उसकी देखरेख में रखी गायों के झुंड में से एक सुंदर, मोटी, भूरी दुधारू गाय गायब है। लकड़ी की बाड़ तो बिल्कुल सही सलामत थी, लेकिन उसके चारों ओर की नरम जमीन पर अकेले नर बाघ के बड़े बड़े पदचिह्न थे। इन पदचिह्नों से पता चलता है कि बाघ बाड़े के चारों ओर घूमा था, जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी जहां बाड़ा कुछ इंच नीचे था, फिर उस पर से कूदकर गाय को मार डाला और उसी जगह से वापस कूद गया। अपने शिकार को साथ लेकर इन अनुमानों के पुख्ता सबूत बाड़े के अंदर उस जगह पर मिले जहां बाघ ने गाय को मारा था। उसके खुरों के निशान जमीन पर थे और जमीन पर खून था जो उसके गले से रिस रहा था। साथ ही बाड़े का ऊपरी हिस्सा बाहर की ओर टूट गया था, क्योंकि बाघ जब अपने बोझ के साथ कूदा था तो मरी हुई गाय का शरीर खंभों से टकरा गया था, जिससे उसे छुड़ाने और अपने साथ लाने के लिए जोर लगाना पड़ा था। बाहर धरती पर बने गहरे निशान इस बात का संकेत दे रहे थे कि बाघ और उसका शिकार अंततः कहां उतरे थे। बूदिया ने जो कुछ हुआ था उसके बारे में अन्य चरवाहों को बताने में जरा भी समय नहीं गंवाया, और वह दिन सभी चरवाहों के लिए व्यस्त रहा, जिन्होंने अपने अपने चरागाहों के चारों ओर बाड़ की ऊंचाई बढ़ाने के लिए दिन के उजाले के सभी उपलब्ध घंटों का उपयोग किया। यह एक बड़ा काम था, क्योंकि हर बाड़े की देखभाल के लिए 2 या 3 इरिला से ज्यादा लोग नहीं होते थे। इनमें से एक को मवेशियों को चराना पड़ता था, जबकि दूसरा आदमी और शायद उसकी मदद के लिए एक और नए खंभों को सही आकार में काटते, उन्हें बाड़े तक ले जाते और मौजूदा कतार के भीतर जमीन में गाड़ देते थे। बहुत कहा सुनी और बहस होती थी, क्योंकि हर कोई मवेशियों को चराने का आसान काम पसंद करता था। जब तक इलाके के सभी बाड़ों में नई, ऊंची और भारी बाड़ लगाई गई, तब तक वह अवांछित बाघ जो जानवर वहां रहने आया था, उसने विभिन्न झुंडों से 4 और मवेशी चुरा लिए थे, जिन्हें उसने रात में ही चुरा लिया था, और जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि वे इतने भारी थे कि उन्हें उस रास्ते से ले जाना संभव नहीं था जिस तरह उसने पहले वाले को चुराया था। उसने भैंसों को नहीं छुआ। लकड़ी की बाड़। इन घटनाओं से इरिला समुदाय में आक्रोश फैल गया, क्योंकि उनमें से सबसे बुजुर्ग व्यक्ति की स्मृति में भी किसी बाघ ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। पीढ़ियों से जंगल में रहने के कारण वे इस मांसाहारी जानवर के तौर तरीकों और आदतों से भली भांति परिचित थे। हर साल हमलावर बाघ और तेंदुए उनके झुंडों में से जानवरों को मार गिराते थे, और कभी कभार ही कोई आदमखोर बाघ दिखाई देता था। तब तक दहशत उनका निरंतर साथी बनी रहती थी, जब तक कि किसी न किसी तरह उस आदमखोर बाघ का शासन समाप्त नहीं हो जाता था। लेकिन जिन बाघों ने उनके मवेशियों को मारा था, वे सभी दिन के उजाले में हमला करते थे, जब झुंड चरने के लिए बाहर ले जाए जाते थे। कभी कभार दिखने वाले आदमखोर बाघ सुनसान रास्तों पर या जंगल के फल इकट्ठा करते समय अपने शिकार पर टूट पड़ते थे, लेकिन ये हमले हमेशा दिन के उजाले में ही होते थे। लेकिन यहां एक बाघ था जो जाहिरा तौर पर केवल अंधेरे में ही चलता था। रात के हर समय उसकी आवाज सुनाई देती थी और हर सुबह उसके पदचिह्न दिखाई देते थे, लेकिन उसे किसी ने कभी नहीं देखा था। रात में बाड़ के ऊपर से उठाए गए 5 मवेशियों ने उसके अस्तित्व को पूरी तरह से साबित कर दिया। अन्य बाघों की तरह उसने दिन के उजाले में हमले क्यों नहीं किए? और इसी के साथ ये भयानक विचार मन में आया, अगर ये बाघ कभी आदमखोर बन गया तो उनकी जान सचमुच खतरे में पड़ जाएगी। उसके हमले और शिकार को मारने का तरीका यह साबित करता है कि वह एक बेहद चालाक और निडर जानवर था। जब यह सब चल रहा था, तब तरह तरह की बातें होने लगी थीं। बेशक वे केवल फुसफुसा कर ही बातें कर रहे थे, और कई बार एक दूसरे को संदेह भरी निगाहों से देखने के बाद।
ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई सुनने वाला न हो, वह बार बार सभी दिशाओं में देखता और मन ही मन सोचता, क्या वह विचित्र साधु इस धूर्त बाघ के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखता था? क्या यह संभव था कि वही गुप्त रूप से उस जानवर से मिलता हो और उसे वह चालाकी सिखाता हो, जिसके कारण वह झुंडों पर इस तरह असामान्य ढंग से हमला करता था? कुछ ही समय में मैसूर राज्य की सीमा तक, जो 15 मील से अधिक दूर थी, उस पूरे क्षेत्र के सभी मवेशी बाड़ों की बाड़ें औसतन 10 फीट या उससे अधिक ऊंची कर दी गई, और चरवाहे बेसब्री से ये देखने की प्रतीक्षा करने लगे कि अकेला बाघ अब उत्पन्न हुई इस नई समस्या से निपटने के लिए क्या करेगा। उन्होंने उसका सामना किया, और तभी कुछ ऐसा घटित हुआ जिसने रिलास के अंधविश्वासी मन में और भी अधिक भय भर दिया। लगभग उसी समय एक जंगली नर हाथी ने केले के बाग में 2-3 बार घुसपैठ की थी और चारों ओर तबाही मचा दी थी। हालांकि हाथियों का शिकार करना सख्त मना था, फिर भी केले के मालिक कंथा ने अपने बाग की रक्षा करने का कम से कम एक प्रयास करने का निश्चय किया। अगली बार जब हाथी ने हमला किया तो उसने अपनी पुरानी बंदूक से उस पर कुछ गोलियां चलाई। उस रात चांदनी थी ताकि वह हाथी को देख सके, सुरक्षित दूरी से गोली चला सके और शायद उसे दोबारा आने से रोक सके। इसी योजना के अनुसार कंथा बागान के उस दूर कोने में अपने पेड़ों के बीच खुद को छिपा कर बैठ गया और उस भारी भरकम लुटेरे के आने की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन उस रात कोई हाथी नहीं आया। इसके बजाय पास ही में अकेला बाघ दहाड़ा और फिर दोबारा दहाड़ा। थोड़ी देर बाद चांद की तेज रोशनी में कंथा की नजर जंगल और उसकी जमीन की सीमा को अलग करने वाले खुले मैदान में एक हल्की सी हलचल पर पड़ी। उसने ध्यान से देखा और सच में घनी झाड़ियों से एक जानवर चुपके निकलता हुआ दिखाई दिया। कंथा ने फिर देखा। अब कोई संदेह नहीं था। उसके सामने एक बाघ की रेंगती हुई आकृति थी। वही बाघ जो अभी अभी दहाड़ा था, वही अकेला नर बाघ जो सारी गड़बड़ी का कारण बना हुआ था और जिसे अब तक उसके सिवा किसी ने नहीं देखा था। इरिला जनजाति की नजरों में अपनी प्रतिष्ठा को आसमान तक पहुंचाने का यह कितना सुनहरा अवसर था, लेकिन दूरी काफी अधिक थी और बंदूक की नली से सटीक गोली चलाना आसान नहीं था। वह बंदूक लोड करने लगा, मन ही मन ये सोचते हुए कि काश उसके पास राइफल होती। फिर भी चांदनी में यथासंभव सटीक निशाना साधते हुए, लक्ष्य की हलचल को ध्यान में रखते हुए बागान के मालिक ने वह गोली चलाई जिसके बारे में वह आशा कर रहा था कि उसे नायक बना देगी। उस घटना के दूरगामी परिणाम हुए, पर इससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी या घटी, यह बाद में एक विवाद का विषय बन गया। उस रात उसके पुराने हथियार से निकले शीशे के अनियमित टुकड़ों में से कम 1 या 2 निशाने पर लगे, क्योंकि बाघ ने जोरदार दहाड़ मारी। उसके बाद एक भयानक चीख सुनाई दी, जिसे बाद में उस स्तब्ध व्यक्ति ने डरावनी बताया, और फिर वह जानवर एक छलांग लगाकर अंधेरे में गायब हो गया। कहने की आवश्यकता नहीं, बिना एक पल गवाए कंथा जल्दी से अपनी झोपड़ी में गया और दरवाजा कसकर बंद कर लिया। अगली सुबह जब उसका 17 वर्षीय बेटा साधु को केले और मलाई का रोजाना का प्रसाद लेकर पहुंचा, तो वह यह देखकर चौंक गया कि कुटिया का दरवाजा अंदर से बंद था। दहलीज पर और उसके रास्ते में जंग लगे भूरे रंग की बूंदें पड़ी थीं। वे मिट्टी में समा चुकी थी, लेकिन लड़के को उन्हें खून के रूप में पहचानने में कोई कठिनाई नहीं हुई। झिझकते हुए उसने बूढ़े साधु को पुकारा। पहले कोई उत्तर नहीं आया, फिर भीतर से एक धीमी सी आवाज आई जिसने उसे चले जाने को कहा। लड़के ने बताया कि वह फल और मलाई लाया है, और फकीर ने उत्तर दिया कि वह बीमार है और उस दिन कुछ भी खाना नहीं चाहता। जिज्ञासावश लड़के ने पूछा कि क्या वह किसी प्रकार सहायता कर सकता है। उसने दहलीज पर खून देखने की बात कही और यह भी पूछा कि क्या साधु को चोट लगी है, लेकिन इसके उत्तर में साधु ने क्रोध भरे शब्दों में कहा, निकल जाओ, निकल जाओ। अपने नेक इरादे पर मिली इस अजीब, ठंडी और कृतघ्न प्रतिक्रिया से आहत होकर लड़का जल्दी से अपने माता पिता के पास लौट गया। स्थिति कठिन थी। पिछली रात बाघ पर गोली चलाने के परिणाम से भयभीत होकर
कंथा ने अपनी पत्नी के सिवा किसी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब उसके बेटे के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया, और फिर और गहराई से सोचने पर। आधे घंटे तक समस्या पर गहन चिंतन करने के बाद उसने एक चतुर योजना बनाई, जिसे वह ये जान सके कि उसके मन में पनप रहे इस गंभीर संदेह का कोई वास्तविक आधार है या नहीं। वह जल्दी से फकीर की झोपड़ी की ओर बढ़ा, नंगे पैर चुपचाप प्रवेश द्वार के पास पहुंचा, धीरे से दरवाजे को धक्का दिया, और उसी क्षण उसकी नजर जमीन पर पड़ी सूखी खून की बूंदों पर जा टिकी। दरवाजे को अंदर से मजबूती से बंद कर दिया गया था। दाहिनी ओर कुछ कदम बढ़ाते हुए वह घुटनों के बल बैठ गया और अपनी एक आंख को बांसों के बीच बने एक पर्याप्त चौड़े छेद के पास ले गया, जिससे वह अंधेरी झोपड़ी के अंदर देख सके। तभी उसके बाईं ओर से हल्की सी आवाज आई, जिसे उसने ऊपर देखा। झोपड़ी का दरवाजा खुल गया था। भयानक गुस्से से भरे चेहरे के साथ वह रहस्यमय साधु उस पर नीचे घूरता खड़ा था। उसकी बाईं बांह बाइसेप्स के पास से कपड़े से कसकर बंधी हुई थी और एक जगह से सूखा हुआ जंग लगा। भूरा धब्बा रिस रहा था। कंथा अपराध बोध से भरकर खड़ा हुआ और हकलाते हुए बोला, मैंने अपने बेटे से सुना कि आप बीमार हैं, हे परम पूज्य, और मैं ये देखने आया हूं कि क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूं। क्या अब समझ में आया कि तुम झोपड़ी में क्यों झांक रहे थे? ए झूठे, जो ठीक से झूठ भी नहीं बोल सकते। फकीर गर्ज उठा। फिर चले जाओ, इससे पहले कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो जाए। उसने फुफकारते हुए अचंभित कंथा के चेहरे पर दरवाजा पटक दिया। केले की खेती करने वाला किसान जल्दी से उठ खड़ा हुआ और तेजी से पीछे हट गया। उसके मन में काले जादू और साधु के भयानक प्रतिशोध के विचार उमड़ रहे थे। लगभग एक सप्ताह बाद उस अकेले बाघ ने एक बाड़े से अपनी अगली गाय को शिकार बना लिया। जैसा कि बताया गया है, बाड़ को इतना ऊंचा कर दिया गया था कि अब किसी भी बाघ के लिए बाड़ों में कूदना असंभव था, और शिकार के भार से लदे हुए वापस जंगल में कूदना तो और भी असंभव था। तो उस विचित्र बाघ ने अगला स्वाभाविक कदम उठाया। उसने अपने शक्तिशाली पंजों से कुछ खंभों को हटाकर खंभों के बीच से अपना रास्ता बनाया। लेकिन इस बार वह अपने शिकार को मारने के बाद वापस नहीं ला सका। बाघ ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन शव खंभों के बीच फंस गया और उसे उसे वहीं छोड़ना पड़ा। इसके बाद बाघ और भी निडर हो गया, जबकि उस क्षेत्र में रहने वाले इरिला लोग और भी डरपोक हो गए। इस समय ऐसा प्रतीत होता है कि अपने संपर्क में आने वाले मनुष्यों के प्रति पूर्ण उपेक्षा दिखाते हुए और उनमें पैदा हुए भय को पहचानते हुए बाघ ने अपनी रणनीति बदल दी। पहले की तरह केवल रात होने पर ही सक्रिय रहने के बजाय अब उसे अक्सर दिन के उजाले में भी देखा जाने लगा। वह नदी के किनारे या बागान के पास से गुजरने वाली आग की कतार के किनारे चलता हुआ दिखाई देता था। लगातार अधिक विद्रोही होते हुए उसने इरिला लोगों द्वारा जंगल में चराने के लिए ले जाए गए मवेशियों के झुंडों पर हमला करना शुरू कर दिया। इस जानवर के दुराचार के अगले 2 चरण अपरिहार्य थे। आमतौर पर चरवाहे जो अकेले बाघ के अस्तित्व को वलायथोथू में रहने वाले स्वामी के अस्तित्व से घनिष्ठ रूप से जोड़ते थे, उस बागान से बहुत दूर रहते थे और नई हमले के दौरान अपने किसी भी घायल झुंड की सहायता करने का प्रयास करते थे। लेकिन हर नियम का कोई न कोई अपवाद जरूर होता है। एक दिन चरागाह में चर रहे एक लड़के के सामने ही बाघ ने भैंस पर झपट्टा मारा। भैंस ने अपने हमलावर को हटाने की कोशिश में छटपटाना शुरू कर दिया, जबकि दूसरी भैंसें, जैसा कि अक्सर होता है, घबराकर इधर उधर जमा हो गई और अपने घायल साथी की मदद करने लगी। अपने साथियों के प्रयासों से प्रेरित होकर चरवाहा लड़का अपनी लाठी लेकर उनके बीच दौड़ा और सीधे बाघ के चेहरे पर वार किया। एक गुर्राहट के साथ बाघ भैंस को छोड़कर लड़के पर झपटा, जो अपने हमलावर के ऊपर गिर पड़ा। सौभाग्य से इससे अन्य भैंसों को वह मौका मिल गया जिसका वे इंतजार कर रही थीं, और घुड़सवार सेना के एक दस्ते की तरह उन्होंने बाघ पर हमला कर दिया, जो अब पूरी तरह खुला हुआ था और उनके दुर्जय सींगों की सीमा में था। बाघ लड़ने के लिए नहीं रुका, वह तुरंत भाग गया और भैंसों का झुंड उसके पीछे दौड़ पड़ा।
अपने इस कृत्य से उन्होंने चरवाहे की जान तो अस्थायी रूप से बचा ली। हालांकि उसे कुचलकर उन्होंने बाघ के दांतों और पंजों से पहले से ही लगी चोटों में और इजाफा कर दिया। उस रात वह बदनसीब लड़का जंगल में अकेला पड़ा रहा। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन उसकी भैंसें बाघ के वापस आने से बचाने के लिए उसके चारों ओर पहरा देती रहीं। अगली सुबह आसपास के कुछ चरवाहों ने मिलकर उसकी तलाश शुरू की। आखिरकार उन्हें लड़का मिल गया, लेकिन उसकी कई चोटों और घंटों तक खुले में रहने का असर उस पर भारी पड़ चुका था। ऊटाकामंड के अस्पताल तक उसे ले जाने के लिए कोई वाहन मिलने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। अगली त्रासदी से पहले अपेक्षाकृत लंबे समय तक शांति छाई रही। विभिन्न झुंडों पर हमलों में कुछ समय के लिए विराम आ गया था। वास्तव में कई लोगों का मानना था कि बाघ अपनी मर्जी से जंगल के किसी अन्य हिस्से में चला गया था। लेकिन एक सुबह एक इरिला ने देखा कि जिस रास्ते पर वह चल रहा था, उसके किनारे उगी घास के एक बड़े गुच्छे के पीछे से एक मोरनी अचानक हवा में उछली और जोर जोर से पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गई। उसके मन में तुरंत इस हरकत का संबंध घोंसले की मौजूदगी और शायद कुछ अंडों या खाने के लिए कुछ मोर के बच्चों से जुड़ गया, और इरिला तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां से मोरनी गई थी। दोस्तों, अब उन प्यारे लिसनर के नाम लेने जा रहा हूं जिन्होंने सुंदर सुंदर कमेंट किए हैं और हमेशा चैनल को सपोर्ट करते हैं, जो इस प्रकार हैं। सूर्यकांत पाटिल जी, टैभूनी महाराष्ट्र से, सुभाष चंद्र साहू जी, सुनाली पवार जी, सोलापुर महाराष्ट्र से, यश जी इटली से, अमन रावत जी, चंद्र प्रकाश जी इटावा से, अमरीश छेदा जी मुंबई से, सरयू प्रजापति जी, रौफ मलिक जी ग्लासगो लंदन से, हैदर जी लंदन से, सावित्री देवी जी, एच पर्सन जी, धनंजय सिन्हा जी, बेली मजागिर भाई, वैद्या चेतन जी, सुरेश वात जी नागपुर से, उमेश कुमार गुप्ता जी, कलिफ्टोन चैनल वाले भाई, रजनीश कुमार जी, बाबूलाल सालवी जी, हार्वी सिन्हा जी, मुबारक हुसैन जी, नितिन जैन जी, बिजनौर यूपी से, जमालुद्दीन जी, गालिब और कबीर जी, अली खान जी, अब्दुल्ला वान जी, डारेन अंसारी जी, मानिक यादव जी, फरहान सुल्ताना जी, पर्थ पाक चैनल वाले भाई। तो ये थे हमारे कुछ रेगुलर लिसनर। अगर किसी भाई का नाम लेना रह गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों, आज की ये रहस्यमयी और भयावह कहानी यहीं पर रोक रहे हैं, लेकिन स्वामी ऑफ वलाई तोतु का रहस्य अभी पूरी तरह खुला नहीं है। अगले भाग में आप जानेंगे कि वह मोरनी अचानक क्यों उड़ी, उस झाड़ी के पीछे क्या छिपा था और कैसे यह कहानी एक भयानक मोड़ लेने वाली है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस जंगल के रहस्य, आदमखोर बाघ की सच्ची घटनाएं और केनेथ एंडरसन जी की असली कहानियां एक भी मिस नहीं करना चाहते, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए कि आपको यह कहानी कैसी लगी। आपका प्यार और आपके कमेंट ही हमें ऐसी कहानियां लाने की ताकत देते हैं। और हाँ दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और याद रखिए, जंगल की कहानियां हमेशा ऐसे ही घटती रहती है, जो आज भी उसी तरह खुद को दोहरा जाती हैं। तो इसी के साथ आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। शुभ रात्रि।